Hello, my little brother and sister. Myself Manvi Sinha. Welcome to my channel Concept Matrix. और मुझे पता है कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत पास है और साइंस का एग्ज़ाम तो 25 फरवरी को ही है। तुम लोगों को बहुत टेंशन होगा, लेकिन तुम लोगों को चाहिए होगा कि यार कोई एक ऐसी वीडियो देख लूँ जिससे मैं पढ़ लूँ और सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज़ हो जाए और बात बन जाए, है कि नहीं। तो इसीलिए मैंने एक वन शॉट की सीरीज़ स्टार्ट की है जिसके शुरुआत हम लोग लाइट चैप्टर से करने वाले हैं। हाई वेटेज का चैप्टर है, 7 to 9 मार्क्स के आते हैं आप लोग के एग्ज़ाम में। तो मैंने सोचा है कि इस जितनी भी सीरीज़ होने वाली है तो हर वीडियो के अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट क्या क्या कवर करने वाले हैं कि हम लोग उस चैप्टर का पूरा रिवीजन नोट्स देखने वाले हैं, क्या क्या होगा शॉर्टकट में सब कुछ एक बार में सब रिवाइज और कॉन्सेप्ट के वाइज देखेंगे कि जिस भी टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चन हर बार फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं हमारे प्रीवियस ईयर में, तो वो उसी के नीचे हो गया। तो लाइक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, रिविजन कर लिया और ये भी देख लिया कि एग्जामिनर क्या क्वेश्चन उस टॉपिक पर पिक कर रहा है, तो मैंने साथ में उसको भी अटैच कर रखा है। तो एक बार में सारी चीज़ हो जाएंगे और टेंशन फ्री हो जाएंगे हम लोग। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बेसिकली होता क्या है इसमें कि लाइट का बाउंस बैक करना जैसे नहीं हम लोग बॉल ऐसे फेंकते हैं तो वो बाउंस बैक करती है। सिमिलरली लाइट क्या करती है, जब भी किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है, जब भी किसी सरफेस पे ऐसे करके स्ट्राइक करती है तो वो भी बाउंस बैक करती है। तो लाइट का ये बाउंस बैक करना जब वो स्ट्राइक करती है किसी पॉलिश सरफेस से, है ना, तो वो क्या कहलाता है, तुम्हारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आगे चलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो जब भी ये बाउंस बैक लाइट होती है तो वो कुछ नियम का पालन करती है। वही क्या है, तुम्हारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और हाँ देखो, ये 2 to 3 मार्क्स में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग को इसको ध्यान रखना है और साथ में ये फिगर बना लेना है जब भी ये एग्जाम में आएगा। तो पहला लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना, आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर के बराबर होता है। पहली बात, इस एंगल को समझने के लिए पहले कुछ चीज़ें बेसिकली समझ लेते हैं हम लोग। जो लाइट आती है ना, या एक तरीके से समझो जो गेंद हम लोग फेंकते हैं, तो जो इंसिडेंट हो रही है उसी को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। तो किसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो आकर के स्ट्राइक कर रही है, जिस पॉइंट पे वो आकर के लग रही है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, और फिर वो उसी पॉइंट से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि बाउंस बैक हो जाती है। ठीक, तो ये लाइट यहाँ से आई, यहाँ पे स्ट्राइक की पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई। तो जिस पॉइंट पे वो पॉइंट इंसिडेंट करती है ना, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंट तो कहते हैं। उसी पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये जो नॉर्मल होती है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो किसी भी प्लेन सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के हमेशा क्या होती है, नॉर्मल होती है, यानी कि 90 डिग्री पर होती है। ठीक, और इसी नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बने वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और यही नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में अगर एंगल बने तो एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। और यही कहता है पहला लॉ कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक, दूसरा लॉ हमारा क्या कहता है कि ये वाली जो इंसिडेंट रे है ना, ये, और जो रिफ्लेक्टेड रे है यानी कि ये वाली, और जो नॉर्मल है मतलब ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये तीनों की तीनों सेम ही प्लेन पे लाई करती है। यानी कि देखो, अगर मैं एक ऐसा प्लेन यहाँ पे लगा दूँ, है ना, तो ये तीनों की तीनों सेम प्लेन पे लाई कर रही है। ठीक है, तो यही हो जाता है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे चलते हैं हम लोग इस पर, है ना। फिर कह रहा है नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हम लोग जनरली जानते हैं, हम लोग घरों में यूज़ करते हैं और रोज़ ही अपना संवारने के लिए हम लोग यूज़ ही कर रहे होते हैं उसको, है कि नहीं। तो होता कैसा है, एक फ्लैट मिरर होता है, हम लोग जानते हैं। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसकी जो है कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं कि हम लोग को याद हो जाए। लाइक अपने आप को इमेजिन करो कि तुम खड़े हो मिरर के आगे, तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग जितना दूर खड़े हैं उससे, ठीक है, जितना दूर खड़े हैं उससे उतनी ही अंदर हमारी इमेज उसके अंदर बन रही है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, यानी कि हमारा जो डिस्टेंस होता है मिरर से, उतना ही इमेज का भी डिस्टेंस होता है मिरर से। तो एक प्रॉपर्टी अपने मन में याद हो गई है फट से। फिर सेम साइज, जितने हाइट के हम लोग होते हैं मिरर में भी हम लोग उतनी ही हाइट के बन रहे होते हैं, है कि नहीं। तो सेम साइज भी होता है। अब इरेक्ट होता है, इरेक्ट का मतलब होता है अपराइट होना। अपराइट होने का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा सर ऊपर है तो हमारी जो इमेज बन रही होगी उसका भी सर ऊपर होता है, मतलब सीधे का सीधा बन रहा है। ठीक है, और अब बात करते हैं कि नेचर क्या है, तो वर्चुअल बनती है। हम लोग को पता है कि मिरर के अंदर ऐसा कोई वर्ल्ड नहीं है, उसके अंदर उतना कोई स्पेस नहीं है, वो एक वर्चुअल दुनिया है। ठीक है, तो कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल। ठीक है, जो कि स्क्रीन पर नहीं बनती है, कैन नॉट बी फाउंड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन भी होती है ये, यानी कि वो स्क्रीन पर नहीं बन रही है, स्क्रीन के अंदर बन रही होती है, बिहाइंड द स्क्रीन बन रही होती है। क्लियर।
अब जो बच जाता है एक लास्ट पॉइंट, वो है क्या, लेटरली इन्वर्टेड। जब हम लोग अपना राइट हैंड अगर वहाँ पे ऊपर करते हैं तो उसके में क्या लगता है, लेफ्ट हैंड ऊपर है। तो ये जो होता है ना फ्लिपिंग, या कह लो लेफ्ट का राइट हो जाना, राइट का लेफ्ट स्वैप जो हो जाती है, यही कहलाती है लेटरल इन्वर्जन। ठीक, तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ अपने आप को मिरर में इमेजिन करके ये 5 पॉइंट्स, जो 5 कैरेक्टर्स है, उसको याद रखना। ठीक, आगे चलते हैं। इसका कोई एप्लीकेशन की यूज़ पूछ ले तो पेरिस्कोप और कैलेडोस्कोप में इसका यूज़ होता है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इसको। अब एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक कार्टून तुम लोग के लिए बना दिया है, उसको देख लो। ठीक है, अगर इसका रे डायग्राम आ जाता है कि एक रे डायग्राम बना दो जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से देख रहे होंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है तुम लोग के लिए, है ना, कि अगर हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, तो अगर हम लोग इसका, अगर हमें इमेज पाना है तो इतना याद रखना, कभी भी इमेज तभी बनती है जब दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट करें। ठीक है, जब तक रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं करेगी इमेज नहीं बनेगा। तो अगर तुम्हें रिफ्लेक्टेड रे को मीट कराना है तो दो इंसिडेंट रे अगर हम लोग लेंगे तभी तो दो रिफ्लेक्टेड रे बनेंगी। तो इसलिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 की होती है, क्योंकि मुझे जोड़ना होता है उनको। ठीक, तो 2 इंसिडेंट कराया, तो एक मैंने यहाँ से यहाँ एक इंसिडेंट ये कराया और फिर दूसरा इंसिडेंट ये वाला कराया, 2 लाइट ऐसे करके इंसिडेंट की यहाँ पे। अब जाहिर सी बात है, ये एक मान लो प्लेन मिरर है, तो अगर इंसिडेंट करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने लॉ में पढ़ा था। तो यहाँ पे एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ किया और एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ किया। लॉ के हिसाब से जब भी इंसिडेंट होगी वो नियम का पालन करेगी, तो जितने एंगल से ये आया था उतने एंगल से ही निकल जाएगा। तो यानी कि ये वाला तो ऐसे निकल गया, ठीक है, जो ये आया था। और अगर इस वाले का मैं बात करूं तो यहाँ पे ये नॉर्मल ड्रॉ हुआ, तो ये जितना एंगल था उतने ही एंगल ये बनाएगा और इतने एंगल से ये निकल जाएगा। अब मुझे बताओ, ये जो 2 रिफ्लेक्टेड रे निकली, क्या वो रियल वर्ल्ड में कभी मिलेगी? वो तो ऐसे फैलती हुई चली जा रही है। तो अगर आगे नहीं मिल रही है तो पीछे लेकर आते हैं, तो पीछे हम लोग खींचे तो ये यहाँ पे मीट कर रही है, ठीक है, जो कि सेम डिस्टेंस पे है, सेम हाइट पे होती है और वर्चुअल होती है इमेज, ठीक है, और इरेक्ट होती है, सीधी होती है। यानी कि इसका सर ऊपर पैर नीचे है तो इसका भी सर ऊपर और पैर नीचे होगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। प्लेन मिरर बहुत ईजी टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो इतना चीज़ जो हम लोग पढ़े, उस चीज़ के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या है ना, क्या हम लोग के उसके अंदर PYQ पूछे गए हैं इन टॉपिक से, बस इतने टॉपिक से। तो जैसे देखो पूछा गया था कि अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है मिरर से और इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट और इमेज का। तो अभी अभी हम लोग क्या पढ़े थे, जो डिस्टेंस नापा जाता है वो मिरर से नापा जाता है, कि मिरर से आप कितना दूर हो, आपकी इमेज कितनी दूर है। और यहाँ पे टोटल डिस्टेंस पूछ ली गई है। तो मान लो इस केस मान लो ये एक मिरर है और ऑब्जेक्ट यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर है और यहाँ से इमेज उसकी 10 सेंटीमीटर दूर है। तो यहाँ पे तुम ऑब्जेक्ट हो, यहाँ पे तुम्हारी इमेज बनी है, तो बताओ टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, दोनों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो जोड़ दोगे तो 10 + 10 कितना आ जाएगा, 20। इतनी ईजी न्यूमेरिकल इस पे आते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर 20 सेंटीमीटर है प्लेन मिरर पे, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है और ये 20 सेंटीमीटर यहाँ से है, ठीक। तो कह रहे इमेज इसका कहाँ होगा, वेयर, मतलब कहाँ पे बन रहा है, डिस्टेंस पूछ लिया और उसकी कैरेक्टर पूछ लिया। अब हमको पता है प्रॉपर्टी के साथ जानते हैं हम लोग ये बात कि जितना हमारा ऑब्जेक्ट दूरी होगा वही मेरी इमेज की भी दूरी होगी। तो अगर ये 20 है तो ये वाला हिस्सा भी क्या होगा, 20 पे ही बनेगा। तो हम कहेंगे 20 सेंटीमीटर, लेकिन क्या होगा, बिहाइंड द मिरर बनने वाला है। इसके अलावा कह रहा है कोई कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लोग 5 कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, कोई भी 2-3 लिख दो काम चल जाएगा। जैसे कि वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, सेम साइज की होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है, ठीक है, कुछ भी चल जाएगा। आगे चलते हैं, पर मिनिमम 3 तो लिख देना, ठीक। अब एक्सप्लेन कर रहा है लेटरल इन्वर्जन को और कह रहा है डायग्राम की और अब हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, उसका डायग्राम के साथ बताने के लिए। तो लेटरल इन्वर्जन अभी हम लोग क्या देखे थे, लेफ्ट का राइट हो जाना, राइट का लेफ्ट हो जाना ही लेटरल इन्वर्जन कहलाता है, ठीक है। तो मैंने इसको विद डायग्राम बोला था दिखाने के लिए ना, तो सिंपल है, डी बहुत इजी डायग्राम होता है, ठीक है। तो मैंने डी ले लिया। अब ध्यान से देखो, डी का ये हिस्सा अगर कम दूरी पे है तो ये वाला भी तो कम ही दूरी पे बनेगा, तो ये पहले बनेगा, ये वाला पॉइंट उससे बाद बनेगा, ये उसका। तो दिख रहा है फ्लिप हो गया इमेज, तो लेफ्ट का राइट हो गया, राइट का लेफ्ट हो गया है, ठीक है। ये वाला पहले बना था, ये वाला बाद में बना था, इसमें ये वाला पहले बना और ये वाला बाद में बना है कि नहीं। तो हम लोग कहेंगे कि जो लेफ्ट साइड है ऑब्जेक्ट का वो कैसा दिखने लगता है, राइट साइड दिखने लगता है इमेज के अंदर, और यही कहलाता है लेटरल इन्वर्जन। और ये कब होता है, जब कोई रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। और डायग्राम में ये वाला डायग्राम तुम लोग को दिखा देना, इजी। आगे चलते हैं और अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। आ जाता है प्लेन मिरर हम लोगों ने पढ़ लिया, अब आता है स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर जो होता है वो एक कर्व्ड
मिरर होते हैं, कर्व्ड। ये वाला तो प्लेन था, फ्लैट था एकदम, और ये क्या होते हैं, कर्व होते हैं, ठीक है, कर्व होते हैं। तो कर्व भी दो तरह के हो सकते हैं, टाइप क्या है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, दो तरीके के, ठीक है। अब कह रहा है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा अगर वो कर्व इनवर्ड होगा, जैसे इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरह, देखो कॉनकेव को याद करने के, केव, केव का मतलब होता है गुफा, है ना, और गुफा क्या होती है, अंदर से ऐसे करके गहरी सी होती है, तो उससे हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यदि कर्व्ड हो, है ना, अंदर की तरफ से, जैसे कि इस केस में देखो ये है तुम्हारा मिरर और ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि अंदर की तरफ है, यानी कि नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला हो गया, ठीक है। जब भी हम लोग किसी की तरफ ऐसे करते हैं यानी कि इधर तरफ रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इस तरफ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये अगर ये है और ऐसा मैं बना दूं तो ये इधर से लाइट आएगी, तो यानी कि अंदर की तरफ इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो कॉनकेव कहलाएगी, ठीक। और दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्या बोल रहा है, बल्जिंग आउटसाइड, ऐसे की तरफ बल्ज आउट होता है, उभरा सा होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर ध्यान से देखो, ये उभरा वाला हिस्सा इसका ये है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, यानी कि लाइट इधर की तरफ से इंसिडेंट होगी इसमें। यदि मैं इसको नॉर्मल ऐसे बनाऊं तो ये होता है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये होता है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका ये होता है। समझ में आ गया दोनों बात। अच्छा, ये जो होती है वो लाइट को कन्वर्ज कर देती है, जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसलिए इसको और किस मिरर से नाम जानते हैं हम लोग, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। किसे जाना जाता है, कन्वर्जिंग मिरर की तरह। और इस वाले को क्या बोलते हैं, यहाँ पे कन्वर्जिंग मिरर होगा, ठीक है। और इस वाले को जो बल्ज आउट हो जाता है तो वो लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, तो डाइवर्ज करता है इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जाना जाता है। तो कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर की तरह जाना जाएगा, ठीक है। अब दोनों के साथ मैंने एक एक इसके यूज़ भी लिख दिए हैं तुम लोग के लिए। यूज़ क्या है कि टॉर्च के अंदर हम लोग इसको देखते हैं यूज़ होते हुए, हम लोग शेविंग मिरर जो होती है उसके अंदर भी ये कॉनकेव मिरर लगा होता है। जबकि कॉन्वेक्स के केस में क्या है, रेयर पूछा जाता है ना, रेयर व्यू मिरर व्हीकल्स में जो लगे होते हैं वो कौन से होते हैं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, और ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना कॉन्वेक्स होता है, ठीक। अब हम लोग इसको देखते हैं कि इसके कुछ यूजेस विद डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, जो हम लोग के जो पावरफुल बीम होते हैं जैसे कि टॉर्च है ना, ये सब चीज़ें, इन सब में हम लोग का कौन यूज़ होता है, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर ना जनरली क्या करता है, वो थोड़ा सा ना जूम करके दिखाता है, तो इसलिए डेंटिस्ट के पास या शेविंग मिरर में अगर देखना है कि किधर शेविंग ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है ना, तो वो सब जगह पे इसका मैग्नीफाइंग पर्पज से इसका यूज़ होता है, ठीक है। और सोनल फनल में भी इसका यूज़ किया जाता है। और अगर मैं बात करूँगी कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, तो देखो रेयर व्यू मैंने डायग्राम रख दिया ना, क्योंकि डायग्राम से तुम लोग ज़्यादा अच्छा याद रहेगा। तो रेयर व्यू मिरर की तरह जो यूज़ होता है वो याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे, की टर्म्स। अब हम लोग मिरर के बारे में पढ़े, अब मिरर का हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं। तो रे डायग्राम में कई तरह के पॉइंट्स होते हैं, तो उसके बारे में क्विक रिविजन कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स थे। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, दोनों मिरर का हम लोग साथ में करते हुए चलेंगे, ठीक है, फटाफट रिविजन करना हम लोग को। तो ये है कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में जो केव वाला पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है और ये वाला नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है। और कॉन्वेक्स मिरर में जो उभरा वाला पार्ट होता है, यानी कि ये वाला रिफ्लेक्टिंग पार्ट है और ये वाला नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ठीक। अब पोल की बात करते हैं। तो जो मिरर बना रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक जो तुम मिरर बना रहे हो, इसमें ये जो यहाँ से यहाँ तक मिरर बना रहे हो, तो इसका जो सेंटर होता है, मिरर का जो सेंटर होता है, उसको जैसे इस केस में यहाँ पे, इस केस में यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, पोल, और इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो मतलब जाहिर सी बात है ये कर्व है, तो इसका एक कोई तो पूरा कंप्लीट अगर मैं एक कर्व बनाऊं तो इस पूरे कर्व का जो सेंटर हो, ठीक है, तो ये जो कर्व आया किसी कर्वेचर से आया होगा, तो उस पूरे कर्वेचर का जो सेंटर होगा, है ना, यानी कि वो जो जिस स्फेयर से वो कट आउट करके ये जो निकाला जा रहा है ये कर्व सरफेस, तो वो सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली इस केस में क्या होगा, ऐसे बना तो इसका तो स्फेयर ऐसा बनेगा, स्फेयर का सेंटर यहाँ पे ये हो जाएगा, तो इस केस में ये सी है, इस केस में ये सी है, ठीक। रेडियस ऑफ कर्वेचर साफ साफ हमारा था, जैसे रेडियस ऑफ सर्कल होता है वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। तो भाई ये है तुम्हारा पूरा कर्वेचर, इसका सेंटर अगर ये है तो रेडियस क्या हो जाएगा, सेंटर से पोल की डिस्टेंस, क्योंकि पोल ये मिरर का मिड पॉइंट है और ये जो है स्फेयर का मिड पॉइंट है, यही दोनों एक दूसरे को जोड़ करके क्या बनाएंगे, रेडियस। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, और इस केस में यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट हो गया वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक। अब ये वाला पॉइंट अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी समझो पी से सी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पी से पोल, सी से कर्वेचर, पी सी वाला जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब पढ़ते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस देखो इंपॉर्टेंट है, कई बार वो अलग से ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। तो
पॉइंट, वो पॉइंट जहाँ पे जितनी भी पैरेलल रेज आ रही है या तो वो कन्वर्ज कर जाए कॉनकेव के केस में, और डाइवर्ज कर जाए, अपीयर टू डाइवर्ज जिसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसा लगती है कि वो उस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है ना, इसलिए अपीयर टू डाइवर्ज बोलते हैं। तो अपीयर टू डाइवर्ज, तो डाइवर्ज कौन से मिरर में होता है? कॉन्वेक्स मिरर में होता है, तो कॉन्वेक्स के केस में। ठीक, तो ये प्रिंसिपल फोकस है। देखो अब प्रिंसिपल फोकस को थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ये है हमारा कॉनकेव मिरर, जितनी भी पैरेलल लाइन आई, ठीक है, वो किसी एक पॉइंट पे आकर के क्या हुई? फोकस हो गई। जहाँ पे फोकस हो गई वो, है ना, ढेर सारी जो भी लाइन आई थी जिस पॉइंट पे वो फोकस कर जा रही है वही क्या कहलाता है? प्रिंसिपल फोकस। और इस केस में भाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है, उभरा हुआ है, इस तरफ से तो लाइट आएगी नहीं क्योंकि ये तो नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। तो यहाँ पे जितनी पैरेलल लाइन आई तो लगता है वो डाइवर्ज हो रही है, इधर इधर जा रही है, डाइवर्ज हो रही है, फैलती जा रही है रोशनी। यहाँ पे क्या होता है? सारी एक तरफ आके कंसंट्रेट हो जा रही है, मतलब कन्वर्ज हो जा रही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? फैलती जा रही है। तो ये जहाँ फैल रही है तो अगर पीछे करोगे तो लगेगा कि किसी एक पॉइंट से ही फैलना शुरू किए हैं ये सब, इसलिए कहते हैं अपीयर टू डाइवर्ज। ठीक है, तो वो पॉइंट कहलाती है प्रिंसिपल फोकस किसका? तुम्हारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस। अब बात करते हैं फोकल लेंथ क्या होता है। फोकस सारा है तो कहीं ना कहीं फोकल लेंथ उससे जुड़ा हुआ पॉइंट होगा। तो देखो फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही क्या होता है? फोकल लेंथ होता है। अब कर्वेचर वाले जितने भी होते हैं उसमें पोल को एज अ सेंटर मान के हम लोग सारे डिस्टेंस नापते हैं, इसका ध्यान रखना। तो रेडियस भी पोल से नापेंगे सेंटर तक तो वो रेडियस हो गया, और पोल से नापेंगे फोकस तक तो वो फोकल लेंथ हो गया। ठीक है, अब इनके बीच में एक रिलेशन भी होता है जो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था। तो जो रेडियस होता है यहाँ से जब फोकस जो बन रही होती है वो एक्चुअली इसके एकदम मिड में बन रही होती है, यहाँ पे एफ बन रही होती है। इस केस में भी एकदम यहाँ पे एफ बन रही होती है। तो मतलब अगर मैं 2 बार एफ करूँ तो पूरा एक आर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं कि जो रेडियस होता है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। ठीक है, किसी भी फोकल लेंथ के मिड में आ रही है तो यहाँ एक बार ये और एक बार ये, 2 बार अगर मैं एफ का डिस्टेंस ले लूँ तो टोटल मैं एक आर बना लूँगी। ठीक, क्योंकि एफ जो है वो मिड पॉइंट है। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग चलते हैं इस बात पे सोचने के लिए कि क्या रूल्स होंगे जिस तरीके से ये फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो कुछ रूल्स थे। अब हम लोग को जितने भी रे डायग्राम तो आते ही आते हैं बनाने के लिए। ठीक है, तो रे डायग्राम बनाने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिसको पढ़ के ही हम लोग उसको आगे बना सकते हैं। कुछ 4 बेसिक रूल है इसके टोटल। ठीक है, अब इसमें देखो पहला रूल क्या कह रहा है। पहला रूल कह रहा है यहाँ पे कि अगर लाइट रे जो होंगी पैरेलल होंगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी थ्रू एफ। ठीक है, यानी कि अगर देखो पहली बात तो प्रिंसिपल एक्सिस मैं यहाँ पे बताना तुम लोग को भूल गई थी। ठीक है, तो वो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गुजरती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। देखो मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है। तो वो लाइन जो कि पोल और फोकस से पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गुजरे, ऑब्वियसली फोकस भी उसी लाइन पर होगा, तो ये लाइन होती है। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी तक चलती जाती है, इसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, तुमको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल या फोकस सबसे होते हुए ऐसे गुजरेगी ये लाइन। ठीक है, अब अगर इसके पैरेलल कोई लाइन आए, ठीक है, इसके पैरेलल अगर एक लाइन आती है तो जब भी प्रिंसिपल एक्सिस की कोई लाइन पैरेलल आए तो वो हमेशा किधर से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। एक चीज़ इधर भी सेम कहानी है। ये है तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आती है? पैरेलल आती है, तो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। फोकस से गुजरेगी। अब यहाँ इसका फोकस अंदर है तो इसको लगता है कि ये किसी पॉइंट एफ से होकर के ही जा रही है, इसलिए यहाँ पे अपीयर टू होता है कि लगती है कि एज इट कम्स फ्रॉम एफ। ठीक, दूसरा तो पहली बात क्या है? पैरेलल थी, फोकस से जाएगी। ठीक, अब जस्ट इसी का थोड़ा सा अपोजिट सोचो कि अगर एफ के थ्रू आ रही है, अगर एफ पे आ रही है तो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई ऐसी लाइन है जो कि एफ पर आ रही है ऐसे करके, चाहे इधर से आ रही है चाहे इधर से आ रही है, किसी भी केस में अगर वो एफ से आ रही है तो क्या हो जाएगी? पैरेलल। जस्ट उसका कन्वर्स केस है, पैरेलल आ रही थी फोकस से गुजर जाएगी, और अगर फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी। इसमें भी अगर ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो रही है? फोकस पे आ रही है, क्योंकि वो अंदर तो जाएगी नहीं मिरर के अंदर। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग पाथ से यहीं से बाउंस बैक कर जाएगी, तो ऐसा लगेगा कि कहीं अगर वो फोकस से आ रही है तो क्या हो जाएगी? वो पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। सेकेंड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर सबसे इजी रूल है कि अगर सेंटर से आएगी तो वो सेंटर को से ही चली जाएगी। जैसे कि अगर एक पॉइंट सेंटर से आ रही है ऐसे,
तो यहाँ पे इंसिडेंट हो गया और तो लगेगा यहाँ से ही वापस चली जाएगी, मतलब अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है, जैसे आई जिस पाथ से आई उसी पाथ को निकल गई। ठीक है, सेम कहानी इसको अगर लगेगा कि अगर सेंटर पर आ रही है ना, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सेंटर की तरफ आ रही है, तो अगर ऐसा होगा तो सेंटर की तरफ से ही वो निकल जाएगी। और लास्ट सबसे ईजी रूल है जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का ही रूल समझ लो कि अगर पोल से जितने एंगल से आएगी पोल से उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है मेरा, तो अगर ये इतने एंगल से आ रही है, मान लो कुछ 30 डिग्री से आ रही है, तो यहाँ पे ये 30 डिग्री से ही क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। सेम फॉर दिस कॉन्वेक्स, ये तो कॉनकेव मिरर का केस था और ये कॉन्वेक्स मिरर का केस है। प्रिंसिपल फोकस ये है जितने एंगल से ये आई थी उतने ही एंगल से यहाँ पे ये निकल जाएगी। क्लियर, आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या इसका रे डायग्राम होने वाला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हम लोग एक एक बना के देखेंगे। तो कह रहा है कि अच्छा इसमें एक चीज़ और समझना मेरी बात। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पे दे रखे गए हैं, तो ऑब्जेक्ट किस किस जगह पर आ करके रह सकता है वो हम लोग देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊँ, जस्ट सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तुम लोग का, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ये तुम लोग का है, तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट इस लाइन पे ही ना हो, कहीं इन्फिनिटी पे बैठा हो, है ना, इन्फिनिटी पे बैठा हो, जैसे कि सन जो है वो इन्फिनिटी पे मतलब काफ़ी जो दूर हो, है ना, ऐसा इन्फिनिटी पे माना जाता है। ठीक है, तो और जब भी बहुत दूर से जब भी लाइट आती है, याद रखना इन्फिनिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब तुम इन्फिनिटी पे मान रहे हो कि बहुत दूर है, तो ऐसे में जो उसकी तरफ से लाइट आती है वो हमेशा पैरेलल आती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। आगे चल रहे कि एक मान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, एक मानते हैं कि इसी लाइन पर आ रही हो लेकिन सी के पीछे हो, तो हम लोग बोल सकते हैं बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बैठी हो, फिर हो सकता है कि इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं बैठी हो, फिर हो सकता है कि यहाँ पे फोकस पे बैठी हो, और हो सकता है फोकस और पोल के बीच में बैठी हो सिर्फ। ठीक है, तो टोटल 6 केस बनते हैं, यानी कि एट इन्फिनिटी बनेंगे, एक बियॉन्ड सी बनेगा, एक एट सी बनेगा, एक बिटवीन सी और एफ बनने वाला है, और एक एट एफ बनेगा यहाँ पे, है ना, एट एफ बनेगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, एफ और पी के बीच में जो बनने वाला है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। बाकी फिर उसके बाद हम लोग कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे, तो पहले इस पे देखते हैं कि क्या रे डायग्राम उसके लिए हो सकता है। तो देखो यहाँ पे कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस इन्फिनिटी पर होगा, तो हम लोग अभी क्या सीखे थे, इन्फिनिटी से जब भी लाइट रेज आते हैं वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो एक पैरेलल लाइन हम लोग यहाँ से लेते हैं, और अभी हम लोग पढ़े थे कि किसी भी चीज़ का अगर हमको इमेज पाना है तो मिनिमम 2 इंसिडेंट रे उसमें लगते हैं, तो 2 इंसिडेंट रे हम लोग ऐसे करके ले लेते हैं। ठीक है, और अभी हम लोग रूल में क्या पढ़े थे कि कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के जो लाइन पैरेलल आएगी वो कहाँ से जाएगी, फोकस से। ठीक है, तो फोकस चली जाएगी तो ये यहाँ से, और यहाँ पे भी कहाँ चली जाएगी, यहाँ से फोकस पे। ठीक है, तो जो इमेज बनेगी अब वो कहाँ पर बनेगी, तो इमेज जो बन रही है वो कहाँ बन रही है, फोकस पर बन रही है, क्योंकि देखो यहाँ पे टच किए दोनों एक दूसरे को, जहाँ पे क्रॉस किए यहाँ पे इंटरसेक्ट किए, तो बन कहाँ रही है, फोकस पे बन रही है। हाईली डिमिनिश, अगर सोचो कोई इन्फिनिटी में बैठा है और उसकी रोशनी यहाँ तक आ रही है, इसका मतलब बहुत बड़ी होगी वो, है ना। और देखो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की साइज एकदम छुटकी से, उसको तो हाइट ही नहीं बना, है ना। हाइट जब भी ली जाती है वो प्रिंसिपल एक्सेस से ली जाती है, कितना ऊंचा है कितना नीचे, वो तो एकदम उसी पर आके टकरा गई है, मतलब एकदम छोटा बना है, तो उसके कंपेरिजन में तो बहुत छोटा है ना, तो हाईली डिमिनिश कहते हैं, पॉइंट साइज एकदम छोटा सा, पिद्दू सा। और कैसी बनी है, याद रखना, रियल और इन्वर्टेड बनी है। क्यों, क्योंकि जब भी रे एक्चुअली मीट करते हैं वो हमेशा क्या बनाते हैं, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, एक्चुअली मीट करते हैं तो रियल और इन्वर्टेड बनती हैं। अगर वो बिहाइंड, अगर ऐसे करके उनको खींच करके लाके मीट कराया जा रहा है, जैसे कि इस वाले केस में हम लोग देखे थे, है ना। इस वाले केस में क्या था, देखो हमारा कि यहाँ पे कहीं रियल वर्ल्ड में वो एक्चुअली मीट नहीं किए थे, हम लोगों ने उसको पीछे खींचा था तब जाके वो मीट किए थे, तो ऐसे में वर्चुअल होता है। लेकिन अगर इधर रियल वर्ल्ड में जिस तरफ ऑब्जेक्ट खड़ा उस तरफ मिले होते हैं, है ना, तो आगे चलते हुए मिले होते तो वो रियल होती है। ठीक है, अब फटाफट हम लोग आ जाते हैं वापस से जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे जी। तो ये हो गया, तो ये 3 प्रॉपर्टी हम लोग जिस भी के बारे में पूछा जाएगा कि आप रे डायग्राम बनाओ एट इन्फिनिटी, तो 3 चीज़ हमेशा बताओगे, किस पोजीशन पे बना है, ठीक है, और क्या साइज का बना है, और वो उसका नेचर क्या है। ठीक, तो अब यहाँ पे अब अगला वाला देख रहे हैं जो है वो बियॉन्ड सी मतलब कि प्रिंसिपल एक्सेस पे तो वो होगा, पर जस्ट इसके क्या होगा, पीछे पीछे कहीं भी रख सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे, तो अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, क्योंकि अब इन्फिनिटी पे तो है नहीं, वो है इस लाइन पे, तो हम लोग एक एरो मान लेते हैं, ये एरो जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब जो यहाँ पे बना है तो एक हम लोग पैरेलल लेके जाएंगे। ठीक है, पैरेलल लेके जाएंगे तो हमको पता है पैरेलल जो जाएगा वो क्या होगा, फोकस से होते हुए निकल जाएगा। ठीक है, ये तो ये हो गया। और दूसरा हम लोग जानते हैं कि यदि वो फोकस से होते हुए गया
है ना। फोकस हो जाता है तो क्या हो जाता है, उल्टा पैरेलल हो जाएगा, तो हम लोग उसको पैरेलल बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, तो ध्यान से देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बन गया इसका इमेज, ठीक। तो कैसा बना है यहाँ पे कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ बन रहा है, बिटवीन एफ और सी, एफ और सी के बीच में बन रहा है ये, ठीक। डिमिनिश बन रहा है, देखो इसकी साइज ज़्यादा है, इसकी साइज छोटी है, तो छोटा बन रहा है, बहुत छोटा नहीं बन रहा, छोटा बन रहा है। और रियल और इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रे एक्चुअली मीट कर रही है और इन्वर्टेड है, देखो वो ऊपर की तरफ बन रहा है और ये उसका उल्टा बन रहा है, तो कैसा है, इन्वर्टेड। और एक चीज़ मैं तुम लोगों को बता दूं, अगर वर्चुअल है तो हमेशा इरेक्ट होगा, और अगर रियल बन रहा है तो हमेशा इन्वर्टेड होगा, इसको एकदम याद कर लो, ठीक। आगे चल रहे हैं, जब वो एट सी हो, मतलब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर वो बैठा हो, तो क्या होगा। तो अगर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं एरो से, वही कोई भी दो रूल, चारों में से कोई भी दो रूल उठा के तुम लोग काम कर सकते हो। अब देखो यहाँ से हम लोग एक रे क्या करेंगे, पैरेलल लेके जाएंगे, तो अगर पैरेलल है तो कहाँ हो जाएगी, वो फोकस से होके गुजर जाएगी, है कि नहीं। और हम लोग दूसरा क्या जानते हैं कि अगर फोकस से जाएगी, है ना, फोकस से होके जाएगी तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ऐसे केस में जो होगा वो पैरेलल हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में जो इमेज बनती है हम लोग की, ठीक है, जो इमेज बनती है हम लोग की वो, एक सेकेंड ना, हाँ, जो बनती है वो एट सी बनती है, कहाँ बन रही है, जो मिल रही है वो एट सी मिल रही है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर उसकी पोजीशन है इमेज की, सेम साइज की बनती है, जितना बड़ा ये होता है उतना ही बड़ा ये वाला भी होता है। और रियल और इन्वर्टेड है, उल्टी बनी है, एक्चुअल मीट की है, तो रियल और इन्वर्टेड है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि जब वो बिटवीन सी और एफ होता है, मतलब सी और एफ के बीच में जब होगा तब कैसे बनेगी। तो वही एक पैरेलल लिया, तो पैरेलल लिया तो क्या हो जाएगी, फोकस हो जाएगी। अब तो तुम लोग को रूल याद हो जाना चाहिए था कि अगर पैरेलल आएगी तो क्या हो जाएगी, फोकस से होके गुजरेगी, और अगर फोकस से हुई, ठीक है, और अगर फोकस से गई तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अगर फोकस से गई तो ये पैरेलल हो जाएगी। और जब ये आगे चल के इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं तो ये कुछ यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो जो इमेज बना वो बियॉन्ड सी बना, सी के पीछे बन रहा है तो बियॉन्ड सी हो गया। इन लार्ज बन रहा है, साफ साफ जो साइज है उसकी क्या होगी, बड़ी होगी। और रियल और इन्वर्टेड है, ये तो हम लोग को पता ही है कि रियल में मीट कर रही है और क्या है, इन्वर्टेड है, ठीक। अगला चलता है, अगला 2 पॉइंट बस हम लोग का बच गया है, उसको देख लेते हैं कि जब वो एट एफ बन रही है, ठीक है, जब फोकस पे होगी तो हम लोग रूल जानते हैं, वही पैरेलल है तो क्या होगी, हम जानबूझ के सेम रूल के साथ करा रहे हैं ताकि तुम लोग को उससे याद रहे, ठीक है। 2 ही रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर 2 रूल का करना होगा तो वो भी हम लोग कर लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल है तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि वो फोकस से होकर गुजर जाएगी, तो हम लोग कर दिया फोकस से। और देखो अब यहाँ पे हम लोग इसको फोकस से तो नहीं कर सकते क्योंकि फोकस से तो खड़ा है, तो यहाँ पे अब एक ही बच गया हमारे पास कि पोल से होके जाए, तो हम लोग पोल से सीखे हैं, तो पोल से हम लोग देखें कि जितने एंगल पे आएगा उतने ही एंगल से निकल जाएगा, तो कुछ ऐसे करके ये यहाँ पे निकल जाएगा। ध्यान से देखो तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, और कभी हम लोग जानते हैं कि पैरेलल लाइन मीट नहीं करती है। पुराने क्लास में हम लोग को या तो प्रीवियसली ये पढ़ाया जाता था कि एट इन्फिनिटी कहीं मिलते होंगे, लेकिन अब ये बिल्कुल रूल हट गया है, ठीक है। हम लोग बोलेंगे कि इमेज बनेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग क्या सीखे थे कि रिफ्लेक्टेड रे जब मीट करेगी तभी हम लोग का इमेज फॉर्म होगा। क्या रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगी, कभी 2 पैरेलल लाइन मीट करती है, नहीं करती। यदि नहीं करती है तो इमेज फॉर्म होने का कोई सवाल ही नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, तो ऑब्जेक्ट जो है वो एट इन्फिनिटी, मतलब एट एफ होगा, तो ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे होगा, लेकिन इसकी कोई इमेज फॉर्म नहीं होगी क्योंकि लाइन कोई बन नहीं रहा है, मतलब मीट नहीं कर रही है। अब आता है बिटवीन एफ और पी, कि जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होगा, कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है, एफ और पी के बीच में होगा, यह है तुम्हारा पी, ठीक। अब यहाँ पे एफ और पी के बीच में होगा तो हम लोग के पास ये है पैरेलल वाला रूल, तो तुम्हारे पास हमेशा होगा कि अगर लाइन पैरेलल होगा तो क्या होगा, तो पैरेलल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, फोकस होके गुजरेगी, ये तो हो गया हमारे पास। और दूसरा क्या है कि अब देखो आगे सिर्फ पोल का ही बच्चों का, तो यहाँ पे भी पोल का काम करेंगे हम लोग, कि अगर पोल से जितने एंगल पे जाएगी उतने ही एंगल से ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ध्यान से देखो ये क्या हो रही है, आगे जाके रियल वर्ल्ड में फैल रही है। यदि फैल रही है तो कभी मीट नहीं करेगी, लेकिन फैलती हुई लाइन कहीं ना कहीं पीछे आके तो एक जगह मिल रही होंगी ना, तो हम लोग उसको पीछे करेंगे। तो जब हम लोग पीछे करेंगे, है ना, तो यहाँ पे ये कहीं मीट करेगी। तो अगर मैं प्रिंसिपल एक्सेस को और आगे करूँ, क्योंकि वो एक लाइन होती है और लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, तो ये करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को उसकी इमेज मिल रही है। तो कैसे मिली, बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर चली गई, है ना, तो बिहाइंड द मिरर। और ऐसे में क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा, और वर्चुअल के साथ क्या बोले थे, इरेक्ट हो जाएगा। देखो है ना, उसका एरो हेड ऊपर है तो इसका भी एरो हेड क्या है, इसका एरो हेड ऊपर है, इसका भी एरो हेड ऊपर है। तो कैसे बनी, इरेक्ट बनी और एनलार्ज बनी। इसके साइज से क्या है, इसके साइज बड़ा है तो एनलार्ज बनेगी, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग कौन,
कॉनकेव मिरर पे। कॉनकेव मिरर क्या बोलता है कि अच्छा देखो कॉनकेव मिरर में दिक्कत क्या है ना कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है, अब इसके बाकी सारे पॉइंट्स तो इस तरफ है, अब इधर से तो रिफ्लेक्शन होना नहीं है, तो अलग अलग पोजीशन इसमें होंगे नहीं, इसका पोजीशन एक ही पॉसिबल है, एक जब वो इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ही ना हो, कहीं इन्फिनिटी पे हो, और एक दूसरा केस पॉसिबल है कि जब वो इसी लाइन पे कहीं पर हो वो, ठीक है। दो ही केस पॉसिबल है, क्योंकि इसकी तरह इसके पास अलग अलग पॉइंट तो है, लेकिन इधर से हमारा इंसिडेंट रे आएगा ही नहीं, क्योंकि मिरर इस तरफ का रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं रखी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो मेरा ये है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, और इसमें भी ये वाला पार्ट है। तो ऐसे केस में क्या करने वाले हम लोग, तो भाई एक इन्फिनिटी पे हम लोग सोचेंगे। अब इन्फिनिटी में हम लोग क्या सीखे थे कि इन्फिनिटी पे जब भी जो रेज आती है वो पैरेलल आती हैं, ठीक है। तो पैरेलल आती है तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई लाइन ऐसे करके यहाँ पे पैरेलल आ रही है और यहाँ पे पैरेलल आ रही है। पैरेलल जो आती है वो गुजरती कहाँ से, फोकस पे। अब फोकस तो उसका उधर है, तो ऐसा लगेगा कि जो लाइन है वो फोकस से होते हुए बाहर की तरफ चला गया है, ठीक है, फोकस से होते हुए बाहर की तरफ चला गया। उसी तरीके से यहाँ लगेगा कि फोकस से होते हुए क्या हो गया, वो आगे की तरफ चला गया है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे जो वो है आगे जाके तो कभी मिलेगा नहीं, है ना, ये जो बना इमेज वो आगे जाके कभी मीट नहीं करेगा, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टेड रे ये है, इसका रिफ्लेक्टेड रे ये है, तो मिलेगा नहीं। जब मिलेगा नहीं तो हम उसको पीछे खींच के लेकर आएंगे, और पीछे खींच के देखेंगे तो भाई ये तो एफ पे बन रहा है, तो पोजीशन क्या है, फोकस पे है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर बन रही है, हाईली डिमिनिश बन रही है। मैंने बताया था अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आएगा, काफ़ी बड़ा बॉडी होगा वो, और उसकी एकदम पॉइंट साइज बन रही है, यानी कि हाईली डिमिनिश बन गई तुम्हारी, और वर्चुअल और इरेक्ट है क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रही है, ठीक। अब आते हैं लास्ट वाले केस पे कि जब इन्फिनिटी और पी के बीच में होगा, मतलब कहीं इन्फिनिटी और इस पोल, ये है जो तुम्हारा पोल है, इनके बीच में कहीं होगा, तो कहीं होगा तो मान लेते हैं यहाँ पे, इस बार लाइन पे मान लेंगे, ठीक है। तो अगर कोई लाइन पे यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो वही दो रूल का इस्तेमाल करेंगे। अगर पैरेलल होगा तो क्या हम लोग जानते हैं कि पैरेलल होगा तो ऐसा लगेगा कि वो कहाँ से जा रहा है, कि वो कहीं फोकस से होता हुआ जा रहा है आगे की तरफ, है ना, ये हो गया। और दूसरा हम लोग रूल इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर वो पोल पर का रूल भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर पोल पर ये गई तो जितने एंगल से जाएगी उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, ये निकल जाएगी। और ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जो इमेज आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, अब देखो आगे वर्ल्ड में ये वाला भी कहीं मीट नहीं कर रहा है, ये वर्ल्ड में रियल वर्ल्ड में ये भी कहीं जा रहा है, इधर जा रहा है, तो अगर रियल वर्ल्ड में नहीं बन रहा है तो कहीं पीछे खींच के लाते हैं। देखो इस वाले को ऐसे करके पीछे करेंगे तो कुछ यहाँ पे बन रही है इसकी इमेज, तो यहाँ पे बन रही है, तो देखो दोनों क्रॉस के इस पॉइंट पे, तो इमेज बनी यहाँ पे, तो बना कहाँ, बिटवीन पी और एफ, ये हमारा पी है और ये हमारा ये है पी और एफ, तो पी और एफ के बीच में बनी, बिहाइंड द मिरर बनी, वापस से अंदर की तरफ बनी, डिमिनिश बनी, देखो इसके साइज के कंपैरिजन में इसका साइज छोटा है तो डिमिनिश बनी, और वर्चुअल, अब बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनी है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे समझो इस चीज़ को कि ये वाला केस जब हम लोग कॉन्वेक्स का लिए थे, इसमें एक चीज़ तुमने ध्यान दिया कि इसमें दो ही केस पॉसिबल थे, और दोनों ही केस में हमारे पास वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा था, वर्चुअल और इरेक्ट। तो एक चीज़ याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चाहे जो भी हो, इमेज फॉर्मेशन जो होती है इसकी, उसका नेचर कैसा होता है, वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होता है, इसका ध्यान रखना। कोई भी केस ले लो, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा कैसा इमेज फॉर्म होता है, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक। इसके केस में सारे, कॉनकेव के केस में सारे में रियल आ रहा था, ठीक है, रियल इन्वर्टेड सारे केस में आ रहा था, लेकिन लास्ट वाला जो केस है ना, लास्ट वाला जो केस है उसमें क्या आ गया, वर्चुअल और इरेक्ट, तो इसीलिए ये स्पेशल केस कहलाता है। और याद रखना वो कौन सा केस होता है कि जब ऑब्जेक्ट कब होता है, फोकस और ये पोल के बीच में होता है, तो ऐसे में जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। ये अलग, सबसे अलग रहा 6 केसेस में, तो इसलिए इसको स्पेशल केस माना जाता है, और इसी से अधिकतर रे डायग्राम इसी का पूछा जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं इस पे कि अब देखो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए, अब इस पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बोर्ड्स में, क्योंकि हम लोग को तो वही करना है, कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है और उसका क्वेश्चन डील करना है। तो PYQ क्या पूछा गया है जो इस पे आया है, तो कह रहा है ड्रॉ रे डायग्राम टू शो कि पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे का क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे का पाथ क्या होगा, ठीक है। तो वो हम लोग को देखना है। अगर कह रहा है रे जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये तो रूल का ही लॉ है कि यदि प्रिंसिपल एक्सिस के, देखो कॉन्वेक्स मिरर पूछा तो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ किए, जिसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला हो जाएगा और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होगा, इधर से ही लाइट आएगी, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर रे पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो अगर रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो लगेगी कि वो कहाँ से जा रही है, फोकस से होकर के जा रही है। दूसरा क्या बोल रहा है कि अगर वो डायरेक्ट होगी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, ठीक है, तो अगर ये तो था कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के,
और रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आए, प्रिंसिपल फोकस की तरफ आए, किस तरफ आए, लगे कि प्रिंसिपल फोकस की तरफ आई है, डायरेक्ट हो रही है प्रिंसिपल फोकस की तरफ। तो हमको पता है कि जो प्रिंसिपल फोकस की तरफ आते हैं वो क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। क्लियर, ये वाली बात। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रे डायग्राम बनाइए कॉनकेव मिरर का जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। फोकस, देखो मैंने बोला था ना प्रिंसिपल फोकस यानी कि एफ और पोल के बीच में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस डायग्राम का बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और 3 2 मार्क्स में सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन रे डायग्राम के अंदर इन्हीं को पूछा जाता है। तो हम लोग सारे प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, मैंने लिख दिया, तुम लोग उसको पढ़ लेना। अब कह रहा है कि कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर जो है वो प्रीफर्ड किया जाता है एज अ रेयर व्यू। हम लोग पढ़े थे ना यूज़ की, जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं उनका यूज़ रेयर व्यू की तरह किया जाता है व्हीकल में। क्यों पूछा है यहाँ पे, रीज़न वाई, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि ये वाइडर व्यू, जैसा कि मैंने बताया था कॉनकेव में जब हम लोग इसको पढ़ रहे थे, एक बार इसको वापस से देख लेते हैं कि कॉनकेव मिरर में हम लोग को थोड़ा मैग्नीफाइड दिखता है, तो उसका अपोजिट कॉन्वेक्स में हम लोग को मैग्नीफाइड ना दिख के छोटा दिखता है। तो किसी मतलब वाइडर एंगल, अगर छोटा दिखेगा तो बहुत सारा चीज़ उसमें एक पिक्चर के अंदर आ जाएगा ना, तो ये वाइडर व्यू देता है। हम लोग देखते हो ना हमारे पीछे कार और खड़ी होती है, पेड़ पौधे सब, इतनी छोटी सी मिरर में बहुत कुछ दिख जाता है। तो ये वाइडर व्यू देता है और यही कारण है कि ये उसके अंदर आता है, यूज़ में आता है। तो रेयर व्यू में क्यों कॉन्वेक्स थी, तो याद रखना कि ये प्रोवाइड करता है वाइडर व्यू, हम लोग को वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है और इरेक्ट करता है। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ पढ़े थे, कॉन्वेक्स मिरर होगा तो हमेशा कैसी इमेज फॉर्म होगी, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पे हो, तो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी, कभी उल्टी बनने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो हमेशा इरेक्ट बनेगी, ये कारण था। और दूसरा वाइडर व्यू देता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है ये, तो ये 2 कारण है। ठीक है, और हम लोग को पता है कि इसके दोनों ही केसेस में वर्चुअल इमेज आई थी और दोनों ही केसेस में डिमिनिश आई थी। तो इसी तरीके, यही कारण है, देखो यहाँ पे इसमें भी डिमिनिश आई थी, इसी में छोटा साइज का बनता है, और दोनों में इरेक्ट बनते हैं और दोनों में ही वर्चुअल इमेज बनती है वो। ठीक है, तो इसी वजह से इसको यूज़ किया जाता है। तो 3 वजह हो गए ना, इसको हम लोग एलिबरेट करके अपने भाषा में आराम से तुम लोग बड़े में लिख सकते हो। तो इस तरीके से ड्राइवर देख पाएगा ज़्यादा एरिया अपने सेफ्टी के लिए, कि पीछे क्या चीज़ है, कितना चीज़ है, कितनी भीड़ है ना, तो इसीलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब आता है कुछ साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन हम लोग देख लेते हैं। तो देखो साइन कन्वेंशन एकदम ऐसे समझो ना कि कार्टेशियन प्लेन की तरह जो हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग जानते हैं ना बचपन से हम लोग कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा 0 होता है, इस तरफ हमारे पॉजिटिव नंबर, इस तरफ नेगेटिव नंबर, ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर और नीचे अच्छा, कार्टेशियन प्लेन जो है हमारे पास, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ते आए हैं, वो यहाँ पे इस पे ओरिजिन पे हम लोग 0 लेते हैं। वहाँ पे आप लोग को नहीं दिखता इसलिए मैं इधर आ गई। फिर ये इधर आ जाएगा पॉजिटिव, इधर आ जाता है नेगेटिव, ऊपर आ जाता है तो पॉजिटिव और नीचे आ जाता है तो नेगेटिव। ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन का रूल है, तो याद रखना। और देखो हम क्या बताए थे कि इमेज हम लोग या ऑब्जेक्ट कोई का जब भी डिस्टेंस लेते हैं पोल से लेते हैं, तो समझो ओरिजिन तुम लोग का पोल है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना, ओरिजिन तुम्हारा पोल है, पोल से अगर राइट तरफ जाओगे तो पॉजिटिव रहोगे, लेफ्ट की तरफ जाओगे तो नेगेटिव रहोगे, ऊपर की तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव रहोगे, नीचे की तरफ आ रहे हो तो नेगेटिव रहोगे। बस इतना ही याद करना है। अब इसी से मुझे बता दो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है, तो यदि हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा, अगर कार्टेशियन प्लेन में लेफ्ट साइड जाओगे तो अगर ऑब्जेक्ट हमेशा, हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं और हमेशा इस तरफ ही ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा इसका डिस्टेंस। ठीक, उसके बाद कह रहा है इमेज में। अब इमेज देखो मुझे बता दो कि अगर यहाँ पे कोई भी कॉन्वेक्स या कॉनकेव कोई भी मिरर हो और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अगर जब भी रियल इमेज बनेगी तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट होगा उसी तरफ बनेगी, और भले उल्टी बनेगी। तो अगर इसी तरफ बन रही है तो ये डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन वो बिहाइंड द मिरर बनेगी तभी तो वो उस तरफ बनेगा, और जब भी इस तरफ होगी तो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक, अब प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं। तो देखो इसका फोकस इस तरफ होता है क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, और इसका फोकस उस तरफ होता है क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इधर है। तो भाई इसका इस तरफ लेफ्ट साइड है तो एफ हमेशा इसका नेगेटिव होगा। और कॉनकेव मिरर की बात करूँ तो, है ना, ये कॉनकेव मिरर का बात कर लिए थे, और कॉन्वेक्स मिरर की बात करूँ तो इसका फोकस उस तरफ है और उस तरफ का डिस्टेंस हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो इस केस में हो गया नेगेटिव, इस केस में हो गया पॉजिटिव। मिरर फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो आता है इस पर जनरली न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो हम लोग अभी करेंगे अभी न्यूमेरिकल्स भी। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। v क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, सॉरी
इमेज डिस्टेंस होता है, v हमेशा इमेज डिस्टेंस होता है, u हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, और स्मॉल f से हम लोग फोकल लेंथ को दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने हर चीज़ को उसके सिंबॉलिक मतलब किस सिंबल में उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो दे रखा है, ठीक। और मैग्नीफिकेशन की कुछ खास बात है, उसको ध्यान रखो। मैग्नीफिकेशन जो होती है ना, इसका दो फॉर्मूला होता है। एक हाइट, h डैश का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, और h का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और इस एक तो हो गया हाइट में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला कि कितना हाइट है, जूम इन जूम आउट, है ना। और एक होता है डिस्टेंस से कि इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये नेगेटिव होती है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब एक और चीज़ देखो, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू भी कब रियल और कब मतलब कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव होती है वो भी देखना है। तो जब भी रियल और इन्वर्टेड बनेगी, है ना, वो नेगेटिव होगी, और जब भी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगी। यदि तुम पूछोगे कि ये चीज़ कैसे हो रहा है, यदि याद नहीं करके तुमको समझना है तो बहुत ईजी तरीका है, तुम लोग इसको समझ लो कि ध्यान से देखो। इससे भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट जब भी लेंगे हम लोग ऊपर की तरफ ही लेंगे, तो h की वैल्यू जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। अब देखो h डैश अब देखो यहाँ पे मैं एक डायग्राम के साथ ही समझा देती हूँ, ठीक है। h हमेशा पॉजिटिव होता h डैश अपॉन h होता है, तो ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। ऑब्जेक्ट हाइट है, तो वो हमेशा अपराइट ही हम लोग लेते हैं, हम लोग कभी ऑब्जेक्ट को ऐसे नहीं लेते हैं, ठीक। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो हमेशा पॉजिटिव ही लेने वाले हैं। और इमेज की हाइट अगर मैं बात करूँ, h डैश की मैं बात करूँ, तो h डैश जो तुम्हारी होती है रियल में क्या होती है, रियल में इन्वर्टेड हो जाती है। इन्वर्टेड मतलब नीचे चला जाएगा, और नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो मुझे बता दो, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बनाएगा, नेगेटिव। तो रियल के लिए क्या हो जाएगी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू, नेगेटिव। और अगर मैं बात करूँ, अब मैं बात करती हूँ उसके केस में, वर्चुअल और इरेक्ट के केस में। तो वर्चुअल में ऑब्जेक्ट तो क्या हो गया, हाइट तो पॉजिटिव होगी, लेकिन इरेक्ट होने की वजह से वो भी कैसा बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। तो ऊपर की तरफ बनेंगे तो ये भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव का रिजल्ट क्या हो जाता है, पॉजिटिव ही हो जाता है। समझ में आया? इसको इमेज के केस में भी तुम लोग रख के करके आना, मुझे बताना कि आ रहा है कि नहीं तुम लोग के ऐसी वैल्यू, ठीक है। कुछ काम तुम लोग भी करो। चलो अब देख लेते हैं PYQ में जो फ्रीक्वेंटली जिस कॉन्सेप्ट पे इसके न्यूमेरिकल्स बदलते रहेंगे, कहने का मतलब 10 की जगह 12 हो सकता है, 12 की जगह 13 हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही लगने वाले है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये कैसे होने वाला है। तो कह रहा है कि कॉनकेव मिरर है मेरे पास, प्रोड्यूस कर रहा है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज बनाना है। तो मुझे बताओ कि m की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं। m की वैल्यू रियल के लिए क्या रखेंगे, अगर मैं क्या पता है मैग्नीफिकेशन की वैल्यू रियल होगी, रियल कब होगी, जब नेगेटिव होगा। तो हम लोग यहाँ पे m की वैल्यू क्या रखने वाले, -3। 3 टाइम्स मतलब 3 वैल्यू है उसकी, ठीक। फिर कह रहा है जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि u की वैल्यू आगे, u हमेशा याद रखना लेफ्ट में होता है, हमेशा नेगेटिव होगा, यानी कि -10 लिख देंगे, हम लिख दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे। कह रहा है इमेज की पोजीशन क्या होगी, मतलब v पूछ लिया कि कितना होगा, और हम लोग को इसको कैलकुलेट करना है। हम लोग हाइट के बेसिस पे भी मैग्नीफिकेशन का वैल्यू जानते हैं, और हम लोग डिस्टेंस के भी बेसिस पे मैग्नीफिकेशन की वैल्यू जानते हैं। तो m की वैल्यू जो होगी वो -v/u होगी। और हमको पता है मैग्नीफिकेशन की वैल्यू -3 है, और v की वैल्यू हमको नहीं पता, तो v की जगह v छोड़ देंगे, और u के जगह पे क्या हो जाएगा, u के जगह पे हम लोग लिख लेते हैं -10, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइनस है हटा दो, तो -3 = क्या हो जाएगा, v/10। तो v की वैल्यू जो चीज़ यहाँ पर डिवाइड में है वो इक्वल्स टू के उधर जाके डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो -3 का मल्टीप्लिकेशन 10 से हो जाएगा। तो बताओ v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू -30 आ गया। अब -30 क्या शो कर रहा है कि वो जो इमेज का जो डिस्टेंस है वो कितनी दूर बना हुआ है, वो ऑब्जेक्ट से 30 से मतलब जहाँ पे भी मिरर होगा उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। पर माइनस साइन हमको क्या शो कर रहा है ना, माइनस साइन हम लोग क्या पढ़े थे कि कभी भी इमेज डिस्टेंस जो अगर नेगेटिव आती है उसका मतलब कैसी इमेज बनी है, रियल इमेज बनी है, ये हम लोग पढ़े थे। तो अगर v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो कैसी इमेज बनी है, रियल। और देखो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में भी दिया होता है कि कैसी इमेज है, रियल इमेज है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग से क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे प्लेस्ड है, कितने डिस्टेंस पे, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -30, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। फिर कह रहा है
फोकल लेंथ जिसका 20 है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव। कॉनकेव का जो फोकल लेंथ होता है वो कॉनकेव का इस तरफ बनता है, तो यानी कि नेगेटिव होगा, माइनस का 20 हो गया यहाँ पे। और कह रहा है पोजीशन बता दीजिए इमेज का, यानी कि v की वैल्यू पूछ लिया क्या आएगी, उसका नेचर पूछ लिया और उसका मैग्निफिकेशन पूछ लिया, ठीक है, यानी कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू पूछ रहा है क्या आएगी। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, ठीक है। हम लोग को पता है कि मिरर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जब भी इन तीनों को देखो ना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है और फोकल है, बस मिरर फॉर्मूला लगा दो। मिरर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होता है। 1/v की वैल्यू मुझे नहीं पता, बट 1/u की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 30, 2 साइन है तो ब्रैकेट लगा देना। और 1/f की वैल्यू क्या है, माइनस का 20। मुझे बता दो यहाँ पे ब्रैकेट हटाओगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। और यहाँ पे ये ऐसे है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कि जो नेगेटिव वैल्यू उधर जा क्या बना देती है, पॉजिटिव बना देती है। तो ये तो नेगेटिव ऑलरेडी था, लेकिन जब ये वाला हिस्सा उस तरफ जाएगा तो क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो ये पॉजिटिव का 30, ठीक है। एलसीएम लेंगे इन दोनों का 60 आ जाएगा। 2 की टेबल से 3 बार पे और 3 की टेबल से 2 बार पे, ठीक है। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तुम बताओ प्लस माइनस क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन। तो 3 में से 2 गया 1, बड़े वाले का साइन लगेगा यानी कि -1, तो ये आ जाएगा ये। और ये है 1/v की वैल्यू, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 60। अब माइनस का 60, डिस्टेंस तो 60 है, वो मुझे समझ में आ रहा है, आपको भी आ रहा है, लेकिन माइनस है तो हम क्या बताते हैं, इमेज की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब वो उसी तरफ बने जिस तरफ क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे एक चीज़ शो कर रहा है कि कैसा है नेचर उसका, क्या है, रियल और रियल है तो हमेशा क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। इसके अलावा मैग्निफिकेशन भी पूछ दिया था, उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो उसको यहाँ पे देख लो। मैग्निफिकेशन की वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, -v/u। अब यहाँ पे हाइट क्यों नहीं निकाले, हाइट हम लोग को दिया ही नहीं था, ना ऑब्जेक्ट का ना इमेज का, तो नहीं निकाल सकते, लेकिन डिस्टेंस दोनों का दिया था तो दोनों उसी से निकालेंगे। तो ये हो जाएगा -v की वैल्यू मेरे पास कितनी है, अब तो आ गई है ना, तो माइनस का 60, ठीक। माइनस एक जो फॉर्मूला में था ऑलरेडी, ये माइनस फॉर्मूला में ऑलरेडी था, और एक v की वैल्यू भी नेगेटिव आई है तो ब्रैकेट लगा करके, और बाकी u की वैल्यू पता है कितनी, माइनस का 30। तो मुझे बता दो ऊपर हो जाएगा वैल्यू पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, लेकिन ओवरऑल क्या आ जाएगा, -2। मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ जा रही है, -2। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव किस केस में होती है, देखो चाहे किसी भी तरह से तुम लोग अगर नेचर निकालना चाहो तो उससे निकाल सकते हो। मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव किसके लिए थी, उसका भी केस क्या है कि नेगेटिव तभी होगा जब रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, चाहे इससे समझो रियल और इन्वर्टेड, चाहे इससे समझो रियल और इन्वर्टेड होगा। अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 आ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर कभी भी 1 के बराबर हो, है ना, ये भी कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर कभी भी 1 के बराबर मैग्निफिकेशन 1 आ रही है, मतलब कि जितना ऑब्जेक्ट बड़ा है उतना ही क्या इमेज बड़ा है, यानी कि दोनों सेम साइज के होते हैं। लेकिन मैग्निफिकेशन की वैल्यू यदि 1 से कम है यानी कि छोटा बना है, तो जो इमेज बनी है वो स्मॉलर होती है। इमेज का बात हो रहा है, ठीक है, इमेज का जो है वो स्मॉलर बनी है। लेकिन अगर m की वैल्यू 1 से बड़ा है, जैसे कि इस केस में आया है 2, माइनस पे नहीं जाओगे। माइनस तुम्हें ये बताती है कि रियल और इन्वर्टेड है, या प्लस बताता है कि वर्चुअल और इरेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नंबर की बात कर रहे हैं, नंबर है ना, अगर 1 से बड़ा है नंबर, जैसे कि 2, 3, 4 ऐसे है, तो ऐसे में जो इमेज होती है वो हमेशा बिगर बनती है। तो यहाँ पे कैसी पिक्चर बनी, जो इमेज की बनी वो मैग्नीफाइड बनी, ठीक है, मैग्नीफाइड बनी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। और मुझे ज़रूर बताना कि तुम लोग को वीडियो कैसा लगा, किस टाइप का चाहिए, या तुम लोग को और न्यूमेरिकल चाहिए जिस पे कराए जाते हैं कि एक बार हम लोग सारी चीज़ का एक बार और पूरा PYQ इस पर सीख लें। तो ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। बाय बाय।